हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूहानी अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही रूहानी का फोन बजता है, वैसे ही रूहानी अपनी सास के पैर को छोड़कर बगल में रखा फोन उठाकर किसी अभिनव नाम के आदमी से चैटिंग करने लगती है। अपनी बहू को ऐसे चैटिंग करता हुआ देख रूहानी की सास फूलमती रूहानी से बोलती है, हे भगवान, मैं भी न जाने कैसी बहू उठाकर ले आई। एक बहू होती है जो अपनी सास की सेवा करती है, लेकिन मेरी बहू है कि वो मेरी सेवा ही नहीं करती। उसको तो बस उसका फोन दे दो। माँ जी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो। अभी पिछले 1 घंटे से मैं आपके पैरों को दबा रही हूँ, लेकिन आप है कि आपको तो कभी भी अपनी बहू की मेहनत दिखाई ही नहीं देती है। अरे बहू, तू तो बोला ही मत कर। अरे शर्मा जी की बहू को देखा है, कितनी संस्कारी है। वो तो गाय है, गाय। हाँ हाँ, दूर का ढोल सुहाना ही लगता है माँ जी। इतना कहकर अब रूहानी अपनी सास के कमरे से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अभिनव को फोन करती है। हेलो जानू, आपको पता है जब आपका मैसेज आया था ना, तब माँ जी को पता चल गया था कि किसी का मैसेज आया है। पर वो कैसे? उनके तो हमेशा ही कान खड़े रहते हैं। अभी देखना, थोड़ी देर बाद फिर बुलाएंगी और बोलेंगी बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। अच्छा बेबी, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो, आखिर सास है वो तुम्हारी। काहे की सास, जब देखो शर्माइन की तारीफ। अच्छा ये बताओ, आज शाम को तुम्हारे लिए क्या लाऊं? रूहानी अभिनव की बातों का जवाब देती है कि तभी उसको पीछे से नरेश आकर पकड़ लेता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है और बोलता है, जान, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हाँ मेरे प्यारे हबीजी, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। 1 मिनट, ये क्या? जब नरेश रूहानी का पति है तो अभिनव कौन है? और अभिनव से रूहानी इस तरह बात क्यों कर रही थी? आइए जानते हैं। फोन पर कौन है जान? प्लीज अभी फोन रख दो ना। बीबी लाइन पर देवर जी हैं। शाम की पूछ रहे हैं कि खाने में क्या बन रहा है, पर अभी तक तो खाना बना ही नहीं, इसलिए मैं देवर जी से आज कुछ बाहर से लाने को बोल रही हूँ। क्यों देवर जी, लाएंगे ना आज आप बाहर से घर के लिए कुछ? हाँ, क्यों नहीं जानू, तुम कहो तो मैं पूरा होटल ही तुम्हारे नाम कर दूं। वो नहीं देवर जी, लस्सी ठीक नहीं है। माँ जी भी बीमार रहती है, इसलिए लस्सी रहने दो। क्यों नरेश जी, सही कहा ना मैंने? लस्सी मना कर दूं ना? लाओ मुझे फोन दो। अभिनव, रस्सी लेना देना सब तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे तू वो लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। इस तरह अब नरेश फोन काट देता है और रूहानी को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। कुछ देर बाद रूहानी के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और रूहानी तुरंत अपने पल्लू को सही करके दरवाजा खोलने जाती है। और जब वो अपने घर का दरवाजा खोलती है, तब वो देखती है उसके दरवाजे पर अभिनव था। अभिनव रूहानी के चेहरे पर हाथ फेरता है और उससे बोलता है, जानू, आखिर मैं आ ही गया। भाई ने तुम्हें कहीं हाथ तो नहीं लगाया ना? कैसे बात कर रहे हो, तुम भी आओ ना बंदर। इस तरह अब अभिनव अंदर आता है और अब सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद रूहानी की सास फूलमती रूहानी से कहती है, बहू रूहानी। जी माँ जी। बहू, अगले हफ्ते करवा चौथ आने वाला है। सभी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है, इसलिए तू भी सभी विधि विधान के साथ इस करवा चौथ को पूरा करियो। जी मम्मी जी, मैं पूरे विधि विधान से इस व्रत को करूंगी। और भला मैं अपने पति के लिए व्रत क्यों नहीं रखूंगी? हाँ माँ, मेरी पत्नी है ही इतनी प्यारी, मेरे लिए एक क्या 10 व्रत रख लेगी। नरेश का हाथ रूहानी के कंधे पर देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है और वो खाने से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देख नरेश रूहानी से बोलता है, इसको क्या हुआ? पता नहीं, खैर मैं देख कर आती हूँ। हाँ, आपने ही तो अपने देवर जी को सर पे चढ़ा रखा है, जाओ देख कर आओ क्या हुआ है आपके देवर जी को। नरेश, आपको पता है ना, अभी वो छोटा है, हो जाती है टेंशन। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ। इस तरह रूहानी अभिनव के कमरे में जाती है। रूहानी को देख अभिनव अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और उसको अपने दोनों हाथों से दीवार पर सटाता है और गुस्से में उससे कहता है, ये क्या चल रहा था बाहर? उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ कैसे रखा था? ये क्या बकवास कर रहे हो यार, वो मेरा पति है एंड उसका पूरा हक है मुझे छूने का। तो मैं क्या हूँ यार? अभिनव डार्लिंग, गुस्सा मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। उन दोनों के बीच बात होती है, जिसके बाद अभिनव और रूहानी एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। कुछ समय बाद अब रूहानी बाहर जाती है
तो देखती है सब खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके हैं। वो भी कमरे में आकर नरेश के पास जाकर चुपचाप सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दोपहर रूहानी टीवी देखते हुए खुद से बोलती है, वैसे दोनों भाइयों को एक साथ चलाने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही जब तक देवर जी की शादी नहीं हो जाती तब तक इनसे अपने खर्चे निकलवाती रहूंगी। वो खुद से बात ही कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। आज क्या लाऊं मैं मेरी डार्लिंग के लिए? इस तरह अब रूहानी मैसेज का रिप्लाई करने लगती है। दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है। सभी के सामने अब रूहानी भूखे होने का नाटक करती है और जब नरेश और अभिनव ऑफिस चले जाते हैं तब रूहानी किचन में जाती है और खाना निकालकर खाते हुए खुद से बोलती है, ओह गॉड, मुझे तो सच में भूख लगी थी। वैसे मैंने खाना अच्छा बनाया है। इन पागलों को लगता है कि मैं यानी रूहानी ने इन लोगों के लिए व्रत रखा है, लेकिन इन्हें नहीं पता रूहानी के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय खुद के। रूहानी खाना खाकर तुरंत बर्तन धो देती है। शाम को जब अभिनव आता है तब वो अपनी पत्नी को देखता है कि वो लाल साड़ी में पूरी तरह से सज धज कर तैयार होकर बैठी हुई है। रूहानी काफी सुंदर लग रही थी क्योंकि उसकी पूरी मांग लाल सिंदूर से भरी थी। लाल साड़ी में लाल लिपस्टिक, लाल चूड़ा उसके ऊपर काफी खिल रहा था। उस समय में चांद निकल जाता है और रूहानी चांद को अपनी छलनी से देखती है। उस छलनी में वो अपने देवर और अपने पति दोनों को एक ही साथ देखती है। जब नरेश उसका व्रत तुड़वाने के लिए उसको पानी पिलाने जाता है तभी वहाँ पर फूलमती आ जाती है। रुक जा बेटा, क्या हुआ माँ? तू किसका व्रत तुड़वा रहा है? उसका जिसने तेरे लिए व्रत ही नहीं रखा है। ये क्या बोल रही हो आप माँ जी? हाँ माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? तू तो चुप ही कर। तू तो वो इंसान है जिसको अपना बेटा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। पर माँ हुआ क्या है? बेटा, तेरी जो पत्नी है वो धोखेबाज है और इसका चक्कर तेरे अपने छोटे भाई के साथ चल रहा है। ये सुनते ही नरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एक झटके से नीचे जमीन पर बैठ जाता है। उसको ऐसे देख रूहानी बोलती है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है नरेश, मैं ऐसी नहीं हूँ, विश्वास करो। हाँ माँ, और आप अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? चुप करो तुम दोनों तो दो मुँहे वाले सांप निकले, वो भी जहरीले। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की पीठ में छुरा घोंप दिया। ऐसा नहीं है माँ जी, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वाह बहू वाह, जैसे तेरा नाम है रूहानी डायनो वाला, वैसी तेरा काम भी है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तूने तो अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। और बेटा अभिनव, तू जिस पर तू अपनी जान छिड़कता है वो तो तुझसे भी प्यार नहीं करती। इतना बोलकर अब फूलमती एक वीडियो दिखाती है जिसमें रूहानी अपने आप से सभी सच उगल रही थी। ओह गॉड, मुझे तो सच में भूख लगी थी। वैसे मैंने खाना अच्छा बनाया है। इन पागलों को लगता है कि मैं यानी रूहानी ने इन लोगों के लिए व्रत रखा है, लेकिन इन्हें नहीं पता रूहानी के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय खुद के। ये देख अब अभिनव को भी एक झटका सा लगता है, लेकिन नरेश की बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई और अपनी बीवी को घर से निकाल देता है और दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।